एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से आज मेडाइवल इंडिया का ये पार्ट जिसमें दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। माई सेल्फ हरिओम गुप्ता फ्रॉम एक्सीलेंट क्लासेस। डियर स्टूडेंट, कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पर हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ से हम गिव अप करते हैं वहीं से हमारी हार शुरू हो जाती है। अगर हम कोशिश करना छोड़ते नहीं हैं तो हमें हराने वाला कोई नहीं है। इसलिए लगे रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने एम को परस्यू करते रहिए। अगर आप छोड़ देंगे परस्यू करना तो आपकी हार पक्की है, और अगर आपने अपने उद्देश्य पर डटे हुए हैं तो आपको हराने वाला कोई नहीं है, मेरा आपके से दावा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? डियर स्टूडेंट, इसका हमारे पास 4 ऑप्शन हैं: इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का जो पहली डायनेस्टी थी, पहला राजवंश था, वो गुलाम वंश था। गुलाम वंश मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे वो बने थे। अब मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ कि अगर आपको इसका आंसर पता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। इनमें से गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी के गुलाम ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, सबसे पहले गुलाम वंश आए, फिर तुगलक वंश आए, फिर खिलजी वंश आए और फिर लोधी वंश की स्थापना हुई। तो इस तरह से इसका क्रम भी आपको याद रखना है। ये बेसिकली तुर्की थे, तुर्क से आए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो एक क्रम भी याद रखिएगा, क्रम भी बहुत बार बार पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत में डायनेस्टी का क्रम क्या है। ये जो गुलाम वंश था डियर स्टूडेंट, 1206 से 1290 तक था। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और फिर लोधी वंश। याद रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श क्यों कहते थे डियर स्टूडेंट? ये बहुत ही ज़्यादा दानी व्यक्ति था। ये अपने दरबार में आने वाले लोगों को कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान दे देता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता है। ये अब बहुत ही उदारवादी था, दूसरों के कष्ट में देखकर इसे कुरान खां भी कहा जाता है, इसकी जो उपाधि थी। और यह बहुत ही उदारवादी था, इसे लाख बख्श कहा जाता है। इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी उदारता के बहुत से चर्चे उस समय फेमस थे। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख वंश कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं, बेसिकली यह एक मस्जिद थी। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद थी। और ये सबसे पहले, इससे पहले क्या था, ये यहाँ पर एक संस्कृत का विद्यालय हुआ करता था। जो इस वंश के लोगों ने संस्कृत के विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, जो एक मस्जिद थी। निम्नलिखित में से डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्लियर है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये एक मस्जिद है। डियर स्टूडेंट, ये भी पूछा जा सकता है कि 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया? तो यह कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अजमेर में, अजमेर राजस्थान। इसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके स्टूडेंट्स। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया और किसने समाप्त करवाया? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, और इसका जो समापन करवाया, कुतुब मीनार के निर्माण का जो अंत कराया, वो करवाया इल्तुतमिश ने। यह भी पूछा जा सकता है 2.5 दिन का झोपड़ा कब बना? 1192 से लेकर 1199 के बीच में बना। यहाँ पर पहले क्या था डियर स्टूडेंट? संस्कृत विद्यालय था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद। तो इतने सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो अभी हम लोगों ने हाल में ही डिस्कस किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका वहाँ पर योगदान है, उसने शुरू करवाया था।
इल्तुतमिश जिसने निर्माण कार्य समाप्त करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पर राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया। सो ऑप्शन सी इज राइट हेयर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य समाप्त करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की चौथी मंजिल गिर गई थी, जिसके पश्चात फिरोज शाह तुगलक ने 2 मंजिलों का निर्माण करवाया। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक कुतुब मीनार के निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। डियर स्टूडेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, आपके पास 4 ऑप्शन है, लाहौर, दिल्ली, अजमेर और लखनौती। राइट आंसर है लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। वो कभी दिल्ली रहा ही नहीं, उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई और लाहौर से ही वो अपना शासन चलाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन थी? लाहौर। ओके स्टूडेंट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित करने वाला कौन था? तो दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाने वाला शासक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली स्थापित की थी। इल्तुतमिश एक इल्वरी तुर्क था। बेसिकली ये लोग तुर्क से आए थे, ये इल्वरी तुर्क था इल्तुतमिश, और इसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। डियर स्टूडेंट्स, और भी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, जैसे रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत की, तो ये तुर्की था इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से बन सकता है। इसके अलावा इल्वारी तुर्क था, और भी पूछा जा सकता है इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो ये 1210 से लेकर 1236 तक शासन किया इसने। इतने क्वेश्चन हमारे इल्तुतमिश से बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत से क्वेश्चन कवर करते चलना है, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वह हम एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकें। कुतुबुद्दीन ऐबक का यह दामाद था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को राजगद्दी दी थी। इसने अपने बेटे को योग्य ना मानते हुए अपनी बेटी को शासन दिया था, और इसने सबसे पहला, सबसे पुराना इस्लामी मकबरा भी अपने बेटे की याद में बनाया था। बेटे का नाम भी पूछा जा सकता है। बेटे का नाम है शहजादा नसरुद्दीन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मृत्यु चौगान का खेल खेलते हुए हो गई थी? डियर स्टूडेंट, चौगान का जो खेल है वो घोड़े पे चढ़कर खेला जाता है। तो कौन सा ऐसा शासक था जो चौगान के खेलते वक्त घोड़े से गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो चौगान खेलते हुए मोहम्मद गौरी का गुलाम था, गुलाम वंश का संस्थापक था। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 1210 में उसकी मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते वक्त। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला मुस्लिम शासक पूछा गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश इज राइट हेयर। इल्तुतमिश इल्वारी तुर्क था और यह पहला मुस्लिम शासक था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। इल्तुतमिश के बारे में भी हमने कितने सारे फैक्ट जाने। हमारी रजिया बेगम, रजिया सुल्तान इसी की बेटी थी। यह स्वतंत्र शासक, इसने अपने आप को सबसे पहले स्वतंत्र शासक घोषित किया था। इल्तुतमिश के बारे में एक और पॉइंट जान लेते हैं। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में यही पूछा गया है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? तो गुलामों का गुलाम डियर स्टूडेंट इल्तुतमिश को कहा जाता था, क्योंकि ये जो है मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे वह खरीद कर लाया था। सो राइट आंसर इज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश अपनी काबिलियत के दम पर ही शासक बना। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और यह गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। सो राइट आंसर इज डी, इल्तुतमिश। अब याद रहेगा, इसे यह पहला मुस्लिम शासक था और यह मोहम्मद गौरी के गुलाम ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है।
याद रहेगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो राइट आंसर इज इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी? डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपसे जैसे बताता हूँ, रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की दूरदर्शिता देखिए कि उसने अपने बेटे और बेटी में फ़र्क ना करते हुए बेटी की काबिलियत के अनुसार उसे शासक बनाया। वह 1236 से लेकर 1240 तक भारत की शासिका रहीं। सो राइट आंसर इज ए, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में आया था? डियर स्टूडेंट, मंगोल जो कि भारत के कहाँ स्थित है? नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। यह किसके शासनकाल में आया था और किसने इसका सफलतापूर्वक सामना किया था? डियर स्टूडेंट, अगर उस समय मुगल आक्रमणकारी चंगेज खां का आक्रमण सकुशल न किया जाता तो भारत में मंगोलों का शासन होता। तो मंगोलों के शासन से बचाने के लिए कौन से शासक ने उस समय इनका बखूबी सफलतापूर्वक विरोध किया और उन्हें यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया? तो राइट आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां को भारत से खदेड़ कर भगा दिया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान जो कि मंगोली आक्रमण करता था, मंगोली शासक था, जिसने भारत में इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया, उसका सही नाम, पूरा नाम, मूल नाम तेमुचिन था। तेमुचिन। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। डियर स्टूडेंट, जो दिल्ली का शासक होता था, दिल्ली सल्तनत में, वह पूरे भारत का शासक होता था और वह जो है अपने सूबेदार नियुक्त करता था। वह सूबेदार सभी सूबों से राजस्व की वसूली करके भारत के शासक को प्रोवाइड कराता था। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन है। राइट आंसर है बिहार के सूबेदार से मलिक जानी। तो राइट आंसर इज डी हेयर। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया मलिक जानी को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत से लोग आप जानते भी होंगे कि बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन बलबन इलवारी तुर्क था। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से बन सकता है। दूसरा यहाँ से बन सकता है कि गयासुद्दीन बलबन कब से कब तक भारत का शासक था? तो भारत का शासक गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1280 तक था। 1266 to 1280 भारत का शासक गयासुद्दीन बलबन। और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उसने उलूग खां की उपाधि भी धारण की थी। सो राइट आंसर यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन और बलबन से जुड़े हुए फैक्ट हमने देख लिए हैं। बलबन, यह क्वेश्चन हमारे बलबन से रिलेटेड थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। डियर स्टूडेंट, बलबन ने अपने आप को किस उपाधि से सुशोभित किया? कौन सी भव्य उपाधि धारण की? तो राइट आंसर है यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास। तूतीय हिंद, केसरी हिंद, जिल्ले इलाही, दीन इलाही। राइट आंसर है यहाँ पर जिल्ले इलाही। बलबन ने अपने आप को जिल्ले इलाही की भव्य उपाधि से सुशोभित किया। जिल्ले इलाही का शाब्दिक अर्थ भी कई एग्जाम में पूछा गया है कि जिल्ले इलाही से क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ईश्वर का प्रतिबिंब। इसका, उसको अपने आप को ईश्वर का प्रतिबिंब मानता था। वह मानता था कि वह ईश्वर का भेजा हुआ दूत है। तो ये भी कई क्वेश्चन में पूछा गया कि जिल्ले इलाही का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उसका राइट आंसर है ईश्वर का प्रतिबिंब। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज का आरंभ करवाया था? जो पारसी त्योहार है नौरोज, उसका आरंभ किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी।
डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है बलवन। बलवन ने पारसी त्योहार नौरोज को आरंभ कराया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित में से सुल्तानों में किसने गढ़ में मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं खलीफा वर्ड का मतलब क्या है। जो अरब शासक होते थे, अरब शासक जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बाद वहाँ पर शासक बने, उन्होंने अपने आप को खलीफा की उपाधि से सुशोभित किया। और खलीफा का जो सहायक होता था, जो अरब पावर का सेंटर था उस टाइम पर, तो उसने अपने आप को किसने कहा है? आपके पास चार ऑप्शन है, बलवन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश और जलालुद्दीन खिलजी। डियर स्टूडेंट, अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, किसने अपने आप को स्वतंत्र शासक कहा था? तो वो कहा था इल्तुतमिश ने। तो ऑप्शन डी यहां पर राइट है, जलालुद्दीन खिलजी ने। अंतिम शासक क्यूमर्स के जो देखरेख मंडल में था जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो खिलजी वंश का संस्थापक था। राइट आंसर वहां पर बलवन है। बलवन ने अपने आप को खलीफा का सहायक घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? डियर स्टूडेंट, जैसे कि 25 सालों के पीरियड में भारत पर महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया और उसका मुख्य उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य के लिए धन प्राप्त करना। वो हर बार यहाँ से बहुत भारी मात्रा में धन लूट कर ले गया। उसका मुख्य उद्देश्य था दक्षिण भारत के जो मंदिर थे उनमें अकूत संपत्ति थी, उनको वह अपने गधों में धन भरकर अरब की तरफ ले जाता था। तो उसका मुख्य उद्देश्य था बड़े साम्राज्य के लिए धन इकट्ठा करना। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया, एसएससी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू, हिंदी, अरबी या फारसी? डियर स्टूडेंट, अगर आपको इसका राइट आंसर है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर है यहाँ पर फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। फारस भाषा का प्रयोग करते थे। दिल्ली सल्तनत की दरबारी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके स्टूडेंट्स, याद रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? जो आगरा नगर है, जहां पर ताजमहल है, सिटी ऑफ ताज के नाम से जाना जाता है, आगरा को राजधानी बनाया था सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी, जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी, उसने आगरा नगर की स्थापना की थी और आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि सिकंदर लोधी मूलतः अफगानी मूल का व्यक्ति था जिसने आगरा नगर की स्थापना की। ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ दिल्ली सल्तनत। डियर स्टूडेंट, और भी क्वेश्चन आपकी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी तरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे दिल्ली सल्तनत के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के क्विज, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होंगे। तो इसी तरह डेली प्रैक्टिस सेट में भाग लीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छा कीजिए। मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।